गुड मॉर्निंग। राजस्थान की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो आपके काम की हो सकती है, यानी अच्छी खबर। पिंक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब जयपुर शहर में अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत अब शहर में वाईफाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। साथ ही सर्विलांस कैमरे और स्मार्ट लाइट भी जेडीए लगाएगा। अगर ऐसा होता है तो बेंगलुरु के बाद जयपुर इस देश का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां अत्याधुनिक तकनीक की सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि जेडीए अब तक शहर में 31 जगहों पर वाईफाई की सेवा शुरू कर चुका है, लेकिन अब आगरा रोड पर सिल्वन पार्क, स्टैच्यू सर्किल, चौमू पुलिया, बीआरटीएस कॉरिडोर के 6.8 किलोमीटर के दायरे में नारायण सिंह सर्किल, दुर्गापुरा बस स्टैंड, टोंक रोड, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा समेत कई जगहों पर जल्द ही सेवा शुरू होने जा रही है। अब किस तरह से ये पिंक सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी बनेगी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिंक सिटी को लेकर बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं लोगों के दिमाग में। पिंक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जेडीए कहां क्या क्या करेगा, ये आप देख लीजिए। जयपुर के 21 शेल्टर्स समेत कई कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ अब आमेर, अल्बर्ट हॉल और हवा महल में भी इंटरैक्टिव कियोस्क स्थापित होंगे। जेडीए छत्तीसगढ़ के रायपुर की तर्ज पर स्मार्ट प्रोग्रामेबल एलईडी भी लगाएगा, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट से महल रोड के 2 किलोमीटर के दायरे में 320 लाइट लगाई जाएंगी। जेडीए लाइटों में सेंसर लगाने और इंटरनेट से जोड़ने का भी काम करेगा। चलिए रुख करेंगे अब अगली खबर का। विधानसभा में बजट पर आज भी बहस होनी है। वाद विवाद में आज विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। जहां नेता प्रतिपक्ष बजट की खामियां गिनाएंगे, वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहस का जवाब देंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज विधानसभा में कई नई घोषणाएं भी कर सकती हैं। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट बाड़मेर के दौरे पर हैं और आज सुबह करीब 9:30 बजे बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्र शिव के ग्राम देतानी में पूर्व मंत्री अमीन खान के निवास पर जाएंगे। इसके बाद वो खलीफा की बावड़ी में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सचिन पायलट नावतला और बुरहान का तला में भी आम सभा को संबोधित करेंगे। कोटा में प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह का आज दूसरा दिन है और आज राज्यपाल कोटा यूनिवर्सिटी के गोद लिए हुए गांव डूंगरज्जा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो गांव में हुए विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। साथ ही गांव में चौपाल भी लगाएंगे। सुबह करीब 11 बजे राज्यपाल कल्याण सिंह डूंगरज्जा गांव पहुंचेंगे। कल राज्यपाल ने कोटा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां बांटी थी। संघ ने अपने गणवेश में परिवर्तन कर एक नया अध्याय शुरू किया है। अब खाकी हाफ पैंट की जगह संघ के कार्यकर्ता फुल पैंट पहनेंगे और वो भी भूरे रंग की। ये घोषणा संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने नागौर बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता में कही। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने किए कई फैसले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ ने किए बड़े ऐलान। बैठक में कई मुद्दों पर हुए प्रस्ताव पास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कई बड़े फैसलों के साथ संपन्न हो गई। 3 दिन तक चली गहन चर्चा और मंथन के बाद संघ की ओर से महत्वपूर्ण ऐलान किए गए। इस वैचारिक मंथन से जो सबसे बड़ा फैसला निकल कर आया वो रहा संघ के गणवेश में बदलाव का। प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होती आई है। लगभग इसी वर्ष 2015-16, 15-16 के बीच लगभग 5,500 हमारे शाखा के नाम के केंद्र 5,500 से बढ़े हैं और लगभग आज हमारी देश भर में संघ का प्रेजेंस लगभग 58,000 विलेजेस में 58,000 गांवों में संघ का प्रेजेंस आज किसी न किसी कारणों से आज है। खाकी निकल रहा है संघ की पहचान। 90 साल से संघ से जुड़ा है ये रंग। अब फुल पैंट पहनेंगे संघ के स्वयंसेवक। ब्राउन कलर की होगी नई फुल पैंट। जो खाकी निकर संघ की एक पहचान बन गया था वो अब बदल जाएगा।
और उसकी जगह ब्राउन कलर की फुल पैंट आ जाएगी। हालांकि संघ का मानना है कि इस फैसले से संघ की पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवर्तन तो छोटे छोटे हमेशा होते रहते हैं, तो हमने इस बार खाकी शॉर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। तो खाकी नहीं, ब्राउन कलर की है, ब्राउन कलर की है। अब सामान्य जीवन में आप फुल पैंट चलती है तो हमने इसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें कोई संकोच नहीं। गौरतलब है कि संघ की पहचान एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संगठन के तौर पर रही है, जिसके साथ स्वयंसेवकों की एक विशाल फौज है। इतने बड़े संगठन के 90 साल के इतिहास में गणवेश में बदलाव एक बड़ा फैसला है। ये समय के साथ संघ में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संघ के फैसलों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आरएसएस एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचता रहता है, और उनका एक सीधा सा सिद्धांत है कि परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार होता रहना चाहिए, और परिवर्तन के अनुसार जो आवश्यक हो वो सब किया जाए। परिवर्तन कहाँ हो, तो उनका मानना ये है कि समय के साथ, लोगों के विचार के साथ और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाए। ये भाजपा वालों की हमेशा ये नीति रही है, जब ये सरकार इनकी फेल होती है, जब नए नए इशू पैदा कर देती है, क्योंकि इनसे महंगाई कम नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से बीच बीच के अंदर कभी आरएसएस के माध्यम से, कभी दूसरे कोई जातिवाद के माध्यम से लोगों को ध्यान डाइवर्ट करती है। आरएसएस में फेरबदल की जहां तक बात है तो ये एक फेरबदल बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रांतों के प्रचारकों को भी बदला गया है और अलग अलग जगहों से लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आरएसएस के प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल किए गए हैं। 3 प्रांतों के प्रचारकों को बदल दिया गया है। निम्बाराम अब जयपुर प्रांत का कार्य देखेंगे। इसके अलावा जोधपुर प्रांत प्रचारक मुरलीधर को सीमा जनकल्याण चंद्रशेखर को बनाया गया जोधपुर का प्रांत प्रचारक। ये प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल किए गए हैं। शिवलहरी को सेवा भारती में भेजा गया है। चित्तौड़ प्रांत प्रचारक बने हैं विजयानंद। अनिल को धर्म जागरण में दायित्व सौंपा गया है। मूलचंद सोनी बने सेवा भारती संगठन मंत्री। शिवलहरी को सेवा भारती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूडी यानी अर्बन डेवलपमेंट टैक्स में बकायेदारों पर लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद आज जयपुर नगर निगम अब तक की सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई कर सकता है। जानकारी के मुताबिक आज नगर निगम 7 सरकारी इमारतों पर कुर्की की कार्रवाई करेगा और उनके कार्यालयों को सील कर सकता है। इसके लिए निगम की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इन बकायेदारों में सबसे बड़ा है विद्युत विभाग का हीरापुरा पावर हाउस। इस पर 175 करोड़ रुपए से ज्यादा का यूडी टैक्स बकाया है। वहीं जेडीए के चित्रकूट और बापूनगर के कार्यालयों का भी नंबर आना लगभग तय है। इसके अलावा आरटीओ के झालाना और जगतपुरा ऑफिस पर भी सीलिंग की कार्रवाई होना संभव है। आरटीओ पर कार्रवाई के लिए यह भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई यूडी टैक्स बकाया होने से ज्यादा किसी और लड़ाई की वजह से होगी। दरअसल आरटीओ ने निगम के कई वाहनों का परमिट कैंसिल करने का हाल ही में नोटिस थमा दिया है। झुंझुनू में एक पोस्टमास्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल बिसाऊ पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर मनोहर लाल भूपेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में धर्म परिवर्तन की उन्होंने इच्छा जताई है। मेरे को तो किस बात का, मैं यहाँ न्याय के लिए पहले राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। अब मनोहर लाल भूपेश ने प्रधानमंत्री से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूछी है, वो भी सूचना के अधिकार के तहत। साहब मेरे बच्चे को पीटा, बाजार में निकाला गया। किसने? हमने तो आते नहीं देखा, न अखबार में बाजार में पूछ के देखो। एक को कम से कम 50 लोगों को बुलाया था रात को, एक मिनट थाने में बुलाया था। गुढ़ागौर जी के रहने वाले बिसाऊ में पोस्टमास्टर मनोहर लाल भूपेश अपनी जाति पर शर्मिंदा हैं। मनोहर लाल भूपेश को दलित जाति में जलालत महसूस होती है। मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा था, लिहाजा विधायक शुभकरण चौधरी ने
मनोहर लाल भूपेश से मुलाकात की और भूपेश को हर तरह से समझाने की कोशिश की। हमने प्रशासन से और पुलिस से दोनों से कहा है और शाम पहले जो कोई एक नाम उस व्यक्ति ने बताया है, मुझे कतई भरोसा नहीं है कि उस बात में कोई सच्चाई है, फिर भी हम शाम पहले उनको बुला के पूछेंगे और उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा शायद हुआ नहीं है। पेशे से पोस्टमास्टर भूपेश हो सकता है विधायक के समझाने पर मान जाए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जाति बदलने से उनके साथ पहले जैसा भेदभाव नहीं होगा। कुछ भी हो, भूपेश के इरादों से एक बार फिर साबित हो गया है, दलितों के साथ भेदभाव होता है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। टोडा भीम के रहने वाले जवान राकेश मीणा का आज उनके पैतृक गांव राजौली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राकेश 11 मार्च को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। राकेश 22 मिनेडियर डेल्टा कंपनी में तैनात थे। राकेश के शहीद होने की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो आज राकेश का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। पैतृक गांव राजौली में यह अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा। टोडा भीम के रहने वाले थे जवान राकेश मीणा, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने अब कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जहां बच्चों को पौष्टिक खाना देने पर जोर दिया जाएगा, वहीं हर महीने कलेक्टर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी स्कूलों में जाकर मिड डे मील का स्वाद चखेंगे। मिड डे मील अब बच्चों की सेहत बिगाड़ने के बजाय उनकी सेहत सुधारेगा। साथ ही आने वाले दिनों में मिड डे मील को लेकर बच्चों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस पर सरकार गंभीर हो गई है। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के मुताबिक प्रदेश के जिन स्कूलों में किचन नहीं है, उनमें जल्द ही किचन की व्यवस्था होगी और जिन स्कूलों में गैस कनेक्शन नहीं है, उन स्कूलों में गैस कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। कई स्कूलों में गैस कनेक्शन नहीं है, उनको गैस कनेक्शन देने के लिए कहा। और साथ में जो नॉर्म्स बने हुए हैं कि किसी कलेक्टर से लेकर के नीचे स्तर का अधिकारी 1 महीने के अंदर कितने स्कूलों का मिड डे मील चखेगा, उसकी पालना में कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आई। उसको भी निर्देश दिए कि इसका सख्ती के साथ उसका पालन किया जाए। शिक्षा मंत्री के मुताबिक अब मिड डे मील को लेकर बच्चों की शिकायतें दूर होंगी। इसके लिए स्कूलों में तैयार होने वाले भोजन को खुद अधिकारी खाकर चेक करेंगे और उनकी गुणवत्ता की जांच करेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस कदम से स्थिति में सुधार आएगा और मिड डे मील गुड टेस्ट के साथ ही गुड हेल्थ भी देगा। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। रेलवे में अब आपको बदबूदार कंबल नहीं मिलेंगे। इसके लिए रेलवे ने नए फैब्रिक से बने हल्के कंबल इस्तेमाल करने का फैसला किया है, क्योंकि भारी कंबलों को धोना मुश्किल था और वो 15 दिन में ही धुल पाते थे। रेलवे के नए कंबलों को NIFT ने डिजाइन किया है और वो काफी हल्के हैं, जिन्हें रोज धोना आसान होगा। दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी कंपनी FCI इसी हफ्ते से किसानों से 50,000 टन दालों की खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार ने इसके लिए 240 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। घरेलू मार्केट में दालों की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार इसका इंपोर्ट भी करेगी और बफर स्टॉक बनाएगी। सरकारी एजेंसियां पहले ही 51,000 टन खरीफ सीजन में दालों की खरीद कर चुकी हैं, जिस पिछले साल अरहर की दाल 200 रुपए प्रति किलो के पार चला गया था। तो दाल की कीमत पर कंट्रोल करने के लिए दाल की आपूर्ति मार्केट में बाधित न हो, इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकारी कंपनी FCI इसी हफ्ते से किसानों से 50,000 टन दालों की खरीद की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसके लिए 240 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। दरअसल घरेलू मार्केट में दालों की पर्याप्त सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सरकार ने दाल इंपोर्ट करने का फैसला किया है। दाल का बफर स्टॉक तैयार करेगी सरकार, ताकि दाल की कमी ना हो बाजार में, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से मार्केट में दाल की कीमत बढ़ी थी, उसके बाद से सरकार पहले से ही इस मामले में एहतियात बरतने की तैयारी शुरू कर चुकी है, एहतियात बरत रही है। 51,000 टन खरीफ सीजन में भी दाल की खरीद हो चुकी है और एक बार फिर से 50,000 टन दाल की खरीद की जाएगी।
अब जल्द ही डाकघर भी पूरी तरह से बैंक के तौर पर काम करते नजर आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए डाक विभाग को लाइसेंस जारी कर दिया है। ये पोस्ट बैंक आरबीआई के नियमों के तहत काम करेंगे। प्रदेश में पहले चरण में 7 मुख्य डाकघरों में पोस्ट बैंक खोले जाएंगे। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में अजमेर और टोंक, इसके अलावा जयपुर, अलवर, जोधपुर और बीकानेर में पोस्ट बैंक खुलेंगे। दरअसल पोस्ट ऑफिस में बैंक खुल जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस बिल्कुल बैंक की तरह काम करेंगे। यहां रकम जमा हो सकेगी, यहां से रकम निकाली जा सकेगी। इसके लिए आरबीआई ने लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं पोस्ट ऑफिस को। डाक विभाग को लाइसेंस जारी हो चुका है, तो इससे अब फायदा यह होगा कि लोगों को सिर्फ बैंक में जो भीड़ लगती है, बैंक में जाने में जो परेशानी होती है, वो पोस्ट बैंक में पहुंचकर अपना काम करा सकेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तमाम जगहों पर जहां जहां उपलब्ध है वहां बैंक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अगर प्रदेश की करें तो 7 जगहों से इसकी शुरुआत होगी। जो मुख्य डाकघर हैं, प्रमुख डाकघर है, उसमें से इसकी शुरुआत होगी और इन्हें पोस्ट बैंक कहा जाएगा। प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, उनमें सुधार करने की, आसपास पर्यावरण को बचाए रखने की और आसपास के गांवों को संरक्षित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रणथंभौर और सरिस्का, फिलहाल यहां से इसकी शुरुआत होगी। इसके 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी होटल हैं, उन पर अब अतिरिक्त एक फीस लगाई जाएगी। ये रकम जुटाई जाएगी और उससे आसपास के गांवों का विकास किया जाएगा। दरअसल फीस की वसूली की जिम्मेदारी टाइगर रिजर्व फाउंडेशन को दी जाएगी। इस फीस वसूली की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी। पहले चरण में सवाईमाधोपुर के रणथंभौर और अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ने टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग को जरूरी बताकर फीस लगाई है। कोयंबटूर की रहने वाली महज 6.5 साल की के दर्शनी ने स्केटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। दर्शनी ने सिर्फ 41 मिनट 3 सेकंड में 10.5 किलोमीटर का सफर तय किया। दरअसल कोयंबटूर में क्वार्टर स्केटिंग मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्शनी ने अंडर 7 कैटेगरी में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। धर्मशाला में ग्रुप ए के क्वालिफाइंग राउंड के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश ने ओमान को 54 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश को सुपर 10 में एंट्री मिल गई है। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे, लेकिन ओमान की पारी बारिश की वजह से उसमें थोड़ी देरी हो गई। इस वजह से डकवर्थ लुईस सिस्टम के मुताबिक ओवर्स और टारगेट को घटा दिया गया। ओमान को 12 ओवरों में 120 रनों का लक्ष्य दिया गया। ओमान की टीम 12 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 65 रन ही बना पाई। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल ने सिर्फ 63 गेंदों में शानदार 103 रन बनाए।